नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में अलग अलग राज्यों से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की खबरें सामने आती है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी खूब होती रही है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के रहने वाले कई लोग अवैध तरीके से भारत में न सिर्फ घुस आते हैं बल्कि कई साल और कुछ तो पूरा जीवन ही भारत में व्यतीत कर देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में कुछ ऐसे सख्त कानून बनाने की जरूरत है जिससे घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने अपनी बात रखी है। देखिए क्या कह रहे हैं। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी आ चुके हैं। अगर इन घुसपैठियों को नहीं निकाला गया तो कल को अगर बांग्लादेश से लड़ाई होगी तो ये घुसपैठिए भारत को जलाएंगे। भारत में रहने वालों का न हमास से कोई रिलेशन है न इजराइल से कोई रिलेशन है। इसके बावजूद हमास का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं। भारत में रहने वालों का आईएसआईएस से कोई रिलेशन नहीं है, अमेरिका से कोई रिलेशन नहीं है। इसके बावजूद जब अमेरिका आईएसआईएस पे हमला करता है तो आईएसआईएस के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। भारत में रहने वाले अफजल गुरु को फांसी होती है तो लाखों की संख्या में निकल जाते हैं। याकूब मेनन को फांसी होती है, लाखों की संख्या में निकल जाते हैं। तो जिस दिन कभी अगर बांग्लादेश से युद्ध हो गया तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए किसके साथ खड़े होंगे? क्या भारत के साथ रहेंगे या भारत में आगजनी करेंगे? ये आप खुद सोच लेना। अभी 3 महीने फ्रांस जला है और फ्रांस को घुसपैठियों ने ही जलाया है। आज इजराइल से युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है आपको खुद पता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, ये घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? ये घुसपैठियों के खिलाफ इतनी सॉफ्ट क्यों है? मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, राज्य सरकार से भी निवेदन करता हूं, घुसपैठ को आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए। जब तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित करेंगे तब तक वो थानेदार या डिप्टी एसपी और एसपी इनके खिलाफ एनएसए नहीं लगाएंगे। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे पास एक कानून है एनएसए, लेकिन पुलिस नहीं लगाती है क्योंकि टॉप लेवल से कभी ये बोला ही नहीं जाता कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा हो उससे निपटने के लिए हमारे पास यूएपीए है, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ थानेदार या सिपाही या डिप्टी एसपी या एसपी या डीसीपी कभी भी यूएपीए नहीं लगाते, क्योंकि मुख्यमंत्री के लेवल पे, गृहमंत्री के लेवल पे और प्रधानमंत्री के लेवल से कभी ये कहा ही नहीं गया कि घुसपैठ हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है। एक बार ऊपर से मैसेज हो जाए, देखिए नीचे पुलिस यूएपीए लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ अपने आप में एक देशद्रोह है। ये जानबूझ के यहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए आ रहे हैं घुसपैठिए। इसलिए घुसपैठ जब देशद्रोह है, हमारे पास देशद्रोह की धारा है, सेक्शन 124 है, लेकिन पुलिस कभी घुसपैठियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगाती, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप कभी इनको देशद्रोह मानती नहीं है, घुसपैठ को देशद्रोह मानती नहीं है। एक बार अगर प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह दें कि घुसपैठ देशद्रोह है तो पुलिस अपने आप घुसपैठियों पे सेक्शन 124 लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ एक इनडायरेक्ट वॉर है, ये वेजिंग वॉर है, ये भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध है। इसीलिए भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी आ चुके हैं, रोहिंग्या भी आ चुके हैं, बांग्लादेशी, टोटल 5 करोड़ से ज़्यादा आ चुके हैं। ऐसा कोई भारत का जिला नहीं है जहाँ घुसपैठिए नहीं है, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहाँ घुसपैठिए नहीं पहुँच चुके हैं। सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे, बस अड्डों के किनारे सारे घुसपैठिए। भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। पूरा बॉर्डर का जितनी 200 जिले हैं, 300 तहसीलें, उनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दिया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कभी वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 121 है जिसको वेजिंग वॉर कहते हैं, लेकिन पुलिस कभी भी घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि टॉप लीडरशिप, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री कभी कहते ही नहीं है कि घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित रूप अपराध है। उसमें एक घुसपैठिया अकेले नहीं आता, कोई उसको आधार उपलब्ध कराता है, कोई उसको राशन कार्ड उपलब्ध कराता है, कोई उसको जमीन उपलब्ध कराता है, कोई उसको बॉर्डर से लेके ट्रांसपोर्ट बस की सुविधा उपलब्ध कराता है, कोई उनको बिजली पानी उपलब्ध कराता है, कोई उनका वोटिंग का कार्ड बनवाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास एक गैंगस्टर एक्ट है, लेकिन कभी भी पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा कभी कहा ही नहीं गया
कि घुसपैठ एक संगठित अपराध है। घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए दे के आधार बनवाते हैं, फिर 2000 रुपए दलाल लेता है, राशन कार्ड बनवा देता है, फिर 2000 रुपए दलाल लेता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है, फिर 2000 रुपए 3000 रुपए दलाल लेता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है, फिर उनको 2-3 हज़ार रुपए पकड़ाते हैं, वोटिंग कार्ड बन जाता है। तो जब तक घूसखोरी को यानी भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। भ्रष्टाचार तब तक नहीं खत्म होगा जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद नहीं होगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार तब तक नहीं खत्म होगा जब तक पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा कि एक घंटे के अंदर FIR होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी और 1 साल के अंदर सजा होगी। और घुसपैठियों के निकालने के लिए कठोर कानून बनाने की बजाय कांग्रेस ने तो 1985 में घुसपैठियों के समर्थन में कानून बना दिया, जिसको कहते हैं सेक्शन 6A। सेक्शन 6A कहता है कि 1971 तक जितने घुसपैठी आए हैं इनको सबको नागरिकता मिल जाएगी। आप जरा सोचिए, एक बार आप सेक्शन 6A पढ़ना, आप सिटीजनशिप एक्ट का। ये कहता है कि 71 तक जितने घुसपैठी आए हैं असम में, ये सारे भारत के नागरिक हो गए। अब कानून तो कहता है कि 71 तक वाले घुसपैठियों को भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो बाद में आए, 85 में आए, या 1990 में आए, या 2000 में आए, 2010 में आए, 2020 में आए, वो भी कह रहे हैं जी हम 1971 के पहले आ गए थे। अब कहाँ से ढूंढोगे, आप कहाँ से पहचानोगे? बॉर्डर पर कोई CCTV तो लगा नहीं कौन सा घुसपैठिया 1971 के पहले आया और कौन सा घुसपैठिया 1971 के बाद में आया। उस 1971 के कानून जो 1985 में राजीव गांधी ने कानून बनाया था, वो कानून आज भी चल रहा है, उसका पूरा फायदा घुसपैठी उठा रहे हैं। जो घुसपैठी असम में है वो भी फायदा उठा रहे हैं, जो घुसपैठी असम के बाहर निकल आए हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो दिल्ली में है चाहे जयपुर में है, वो पकड़े जाने पे ये कह रहे हैं कि जी हम असम में 71 के पहले आ गए थे, दिल्ली में तो हम बाद में आए, नौकरी की तलाश में आए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यदि आपको अपने बच्चों की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, तो दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये आज के नेता, ये 20 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जैसे कश्मीर में पलायन हुआ हम भी पलायन कर लेंगे अपना घर मकान छोड़ के, जैसे पाकिस्तान से भागे हम अपना घर मकान छोड़ के भाग लेंगे, जैसे बांग्लादेश से भागे हैं हम भी भाग लेंगे, जैसे अफगानिस्तान से भागे हम भी भाग लेंगे, अगर आपने सोच लिया है कि हमारे बच्चे भी भाग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब ठीक आराम से बैठे रहिए, नेताओं की जय जयकार करते रहिए, पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी करते रहिए। और नहीं, अगर अपने बच्चों की चिंता है तो प्लीज़ कठोर कानून की मांग करिए। घुसपैठियों के खिलाफ NSA लगाने, घुसपैठियों के खिलाफ UAPA लगाने, घुसपैठियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाने, घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने, घुसपैठियों के खिलाफ वेजिंग वॉर लगाने, घुसपैठियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और घुसपैठियों को तत्काल जेल में डालने के लिए मांग करिए, पुलिस कार्रवाई की मांग करिए। ये जो सेक्शन 6A आया है इसको ख़त्म करने की मांग करिए सिटीजनशिप एक्ट में, नहीं तो घुसपैठियों की पहचान करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर इस सेक्शन 6A को हटाया नहीं गया, ख़त्म नहीं किया गया, भारत में NRC कभी सफल नहीं होगी। अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असम में NRC हुई थी और वो भ्रष्टाचार के कारण फेल हो गई। असम में NRC फेल होने का 2 ही कारण था, एक तो सेक्शन 6A जिसके कारण सारे घुसपैठिए कहने लग गए कि हम तो G71 के पहले आए, और दूसरा भ्रष्टाचार। जो लोग रजिस्टर बनाने जाते थे, जो आइडेंटिफाई करने जाते थे, वो 2-2 हज़ार रुपए लेकर उन्हीं का नाम लिखने लग गए, घुसपैठियों का नाम लिखने लग गए। आपको पता है ना असम के NRC क्यों फेल हो गई थी? असम के NRC इसलिए फेल हो गई कि पहली बात तो उनको टाइम मिल गया, घुसपैठियों को मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस बीच असम के सारे घुसपैठियों ने 2000 रुपये में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 3000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस, फिर वोटर ID सब बनवा लिया। 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च किया, विदेशों से उनको पैसा आया खूब और सारे उनके डॉक्यूमेंट बन गए। और जब रजिस्टर बनाने के लिए लेखपाल गए, पटवारी गए और जो सरकारी बाबू जाते हैं नीचे रजिस्टर बनाने, जिसको NRC कहते हैं, उसमें रजिस्टर बनाया जाता है। हर एक कुटुंब रजिस्टर बनता है, हर परिवार में एक कुटुंब रजिस्टर बनता है कि इस परिवार में कितने लोग हैं और ये कब आए, इनके दादा कहाँ के रहने वाले, इनके बाबा कहाँ के रहने वाले, इनके पूर्वज कहाँ के रहने वाले, उसमें पूरा डिटेल लिखना होता है। जब वो बनने लग गया तो उन्होंने 2000 रुपये पर हेड लेके उनका नाम जोड़ दिया। तो बाद में ये हुआ, भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम ये हुआ कि असम में जो घुसपैठिए थे वो तो असम के नागरिक बन गए, और जो बेचारे असम के असली लोग थे जो उन्होंने पैसा नहीं दिया वो विदेशी हो गए।
भ्रष्ट बाबुओं ने क्या किया कि पैसा लिया, घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ दिया, लेकिन पूरे असम की जनसंख्या न बढ़े इसलिए उन्होंने असम के लोगों का रजिस्टर से नाम निकाल दिया, जिससे कि जनसंख्या मेंटेन रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है, अपने बच्चों की चिंता है तो दल गुलामी छोड़िए और कठोर कानून की मांग करिए। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी आ गए हैं। अगर इनको नहीं निकाला गया तो कल के तारीख में अगर बांग्लादेश से लड़ाई होगी तो ये हमारे देश को जलाएंगे। साथ ही कहा कि भारत में रहने वालों का ना तो हमास से कोई संबंध है और ना ही इजराइल से, फिर भी इसका समर्थन और विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन घुसपैठियों के खिलाफ देश में कठोर कानून बनाया जाए और इनको देश से बाहर निकाला जाए। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।